हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ योर यूपी एपीयू एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ द अगस्त, और उस सभी चीज़ों के लिए टारगेट फॉर आईक्यू पे डिफरेंट फैकल्टीज़ के द्वारा एक वीडियो सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसके अंदर हर वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई सेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कोई इलस्ट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो, या चाहे वो कोई केस लॉ हो, उन सभी को एक एक करके आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, ताकि अगर इनमें से कोई भी एक सवाल आपसे टकराए तो कम से कम उसको लेके आपको कोई दुविधा या परेशानी का सामना करना ना पड़े और सारी चीज़ें एज इट इज़ स्मूथ और क्लियर कट वे में आपको समझ में आती रहे। तो आइए इसी चर्चा को बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंदर आपके साथ सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ की चर्चा की जाती है। ये वो केस लॉ हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को हिला दिया। ये वो केस लॉ हैं जिन्होंने सीआरपीसी को एक नए तरीके से इंटरप्रेट किया। ये वो केस लॉ हैं जिन्होंने समय के साथ होने वाले चेंजेस को भी अडॉप्ट किया, और इन सभी के बारे में एक एक करके मैं रवि झा खुद आपके साथ चर्चा करूंगा। अब यहाँ पे अगर हम पहले केस को देखते हैं तो ये बात करता है बीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये केस है बेसिकली आपका 1997 यानी कि 1997 का। अब अगर हम इस केस की बात करते हैं तो सेक्शन 41 में आपने देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर कब गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ये जो केस है इसने एक नई परिभाषा दी, या बेसिकली इसने उन गाइडलाइंस को इंटरप्रेट किया कि आमतौर पे जब एक पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस दौरान वो कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो पुलिस वाले को करनी चाहिए, और वो कौन से राइट्स हैं जो उस अरेस्टेड पर्सन को देना भी एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है। तो आमतौर पे यहाँ पर कहा गया है कि जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस वक्त उसके पास उसकी जो वर्दी है, उसके ऊपर जो नेम प्लेट होती है, उसके ऊपर क्लियर कट वे में उसका नाम और उसका पियानो नंबर बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट द अरेस्टेड पर्सन इज नोन, उसके पास ये जानने का अधिकार है कि आखिर वो किसके द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है या उसका नाम क्या है। दूसरी बात, इसके अंदर ये कहा गया है कि जब कभी भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस दौरान उसको एक मेमो तैयार करना चाहिए। मेमो का बेसिकली मतलब होता है कि उस दौरान आपने किन किन चीज़ों का पालन किया, उस दौरान आपको अक्यूज्ड के कब्जे से कौन सी चीज़ मिली, और उसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन का भी जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो आपको उसको बताना भी होगा कि अगर आप चाहें तो आप अपने किसी फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर या अपने किसी रिलेटिव को अपने गिरफ्तारी की सूचना भी दे सकते हैं। उसके अलावा आपको उसको ये भी बताना होगा कि आमतौर पर उस व्यक्ति के पास कौन से अधिकार हैं और उन अधिकारों को वो कैसे अवेल कर सकता है। इसके अलावा एक सबसे खास बात यह है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द अरेस्ट अगर आपको कहीं से भी पता चलता है कि दैट पर्सन हैज सस्टेन्ड आइदर माइनर और दी मेजर इंजरीज, तो आपको उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो आपको कम से कम 48 आवर्स के अंदर कराना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको आप चाह कर भी डिले नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा उस अरेस्ट से रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजें। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में आमतौर पे सिर्फ ये बताया गया है कि जब कभी भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस दौरान उसे कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उस दौरान उसके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और उस दौरान उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो व्यक्ति फिलहाल उसकी पुलिस कस्टडी में इस दौरान क्या है मौजूद है। उसके बाद आपका जो अगला केस है वो बात करता है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और ये वो केस है जिसने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था, और अमूमन आप हो, हम हो या कोई भी हो, हम सभी को इस केस का क्रक्स और इसके फैक्ट्स बहुत अच्छे से पता हैं, फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि एक तरफ अगर
कभी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि आपको किसी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार करने की ज़रूरत है, तो हम आपको गिरफ्तार करने से रोक नहीं रहे हैं, लेकिन हम बस इतना चाह रहे हैं पुलिस अथॉरिटी से कि जब कभी भी आप किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार करते हैं तो आमतौर पे अर्लियर यू शुड इंटीमेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज दी हाई कोर्ट, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो अपनी सर्विस को दे रहे हैं वहाँ पे एक जिला जज होंगे, उनको भी आपको इंटीमेट करना होगा, या अगर आप चाहें तो आप संबंधित हाई कोर्ट को भी उस जुडिशियल ऑफिसर की गिरफ्तारी के रिगार्डिंग आप इंटीमेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और भी कही गई है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि आपको जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार करना ही करना है, तो आमतौर पे आप उनको फॉर्मल या टेक्निकल रूप से भी अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर उनको कन्फाइन किया जाए या प्रॉपर उनको हैंडकफ किया जाए या उनके हाथों में हथकड़ी लगाई जाए, फॉर्मल अरेस्ट भी चल सकता है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आमतौर पे वो फैक्ट जिसके रिगार्डिंग आप उनको गिरफ्तार करने वाले हैं उसके बारे में आपको डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज या जो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको भी इस बारे में जानकारी देने की ज़रूरत है। और सबसे खास बात यह है कि जुडिशियल सर्विस को जो ऑफिसर्स होते हैं उनको किसी भी परिस्थिति में आप हैंडकफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे हम ये प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं कि दे आर दी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और वो कानून का पालन ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जो राइट्स हमने नॉर्मली दूसरे लोगों को दे रखे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द अरेस्ट वो अपने रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स, अपने दोस्त या अपने लीगल एडवाइज़र को कॉल कर सकते हैं, वो अधिकार हमने यहाँ पे इनको भी दे रखा है। तो आमतौर पे ये वो कुछ हम कह सकते हैं प्रिविलेज है जो आमतौर पे जुडिशियल ऑफिसर्स को दी जाती है। इसके अलावा अगर हम अगले केस को देखते हैं तो ये बात करता है नानक चंद्र वर्सेस चंद्रा किशोर। बेसिकली ये कहता है कि देखिए सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन 125 से लेकर 128 तक के प्रावधान है, आप इसको बहुत ही नैरोअर सेंस में लेके चलने की कोशिश मत करिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये सिर्फ हिंदूज के ऊपर अप्लाई होगा, मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई होगा या स्पेसिफिक रिलीजन के ऊपर अप्लाई होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अमूमन आपका सभी रिलीजन के ऊपर अप्लाई होता है। इट डजंट मैटर कि वेदर यू आर अ हिंदू और दी नॉन हिंदू। इसके अलावा आपका जो अगला केस लॉ है वो बेसिकली है आपका डॉक्टर स्वपन कुमार बैनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां पर ये कहा गया है कि अगर एक वाइफ अपने पति का त्याग कर देती है, उसको छोड़ देती है, तो क्या वो वाइफ ही मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है। तो आमतौर पे अगर आपने मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को देखा होगा तो वहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि इन द केस ऑफ डिजर्शन आमतौर पे इंटाइटल्ड मेंटेनेंस क्लेम नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड ग्राउंड है, आपके पास कोई जेन्युइन ग्राउंड है, तो उस आधार पे न सिर्फ आप उसका परित्याग कर सकते हैं बल्कि उस आधार पे आप उससे मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और ये बात आपकी इस केस जिसका नाम है डॉक्टर स्वपन कुमार बैनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम लास्ट केस की बात करते हैं तो ये है आपका डॉक्टर वेलुस्वामी, और आमतौर पे डॉक्टर वेलुस्वामी वाले केस में इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं जिसके अंदर शादी की कोई फॉर्मल सेरेमनीज नहीं होती हैं, कोई सात फेरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्या उस केस में अगर जो पार्टनर्स हैं उनके बीच किसी तरह का कोई मन मुटाव होता है तो क्या उस कैरेक्टर के अंदर जो वाइफ है, हालांकि शादी नहीं हुई है, दे आर स्टे एज लाइक अ लिव इन रिलेशनशिप, तो क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो आमतौर पे इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि देखिए हम सभी तरह के रिलेशनशिप को शादी की मान्यता बिल्कुल भी नहीं देते हैं और मेंटेनेंस के लिए शादी का होना ज़रूरी है। लेकिन आमतौर पे अगर हमें किसी व्यक्ति के स्टेटस या उसके रिलेशनशिप से हमें ऐसा लग रहा है या पूरी की पूरी सोसाइटी को ऐसा लग रहा है कि दे आर बिहेविंग एज लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, तो उस ग्राउंड पे हम बाध्य हैं उस महिला के प्रति कि उसको मेंटेनेंस बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर देखने वाली बात एक और भी है कि क्या उनकी जो एज है वो लीगल एज है कि क्या वो शादी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या वो एक दूसरे के लिए या क्या वो जो मैरिज के जो एसेंशियल्स हैं क्या उस नज़रिए से वो क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, और इसके अलावा क्या उनके बीच काफ़ी लंबे समय से एक वॉलंटरीली कोहैबिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। और अगर इन सारी चीज़ों का जवाब आपके अफर्मेटिव सेंस में है तो हम कह सकते हैं कि आमतौर पे
इन केसेस के अंदर भी आमतौर पे जो वाइफ होती हैं सो कॉल्ड, दे कैन क्लेम अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये कुछ केस लॉज है जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जहां पर आपको कम से कम जानकारी डीके बासु और दिल्ली जुडिशियल सर्विस की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ये केस लॉस आपके सामने रिपीट किए गए हैं आपके एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।